बच्चा के पढ़ाई की जो प्लानिंग है, जब वो पैदा भी नहीं हुआ तब से हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप शुरुआत करें वो बेटर होती है। फिर जब मानिए वो 18 साल का हो गया है, उसने अपना स्कूल कॉलेज फिनिश किया, हायर एजुकेशन के लिए भी माँ बाप को अपने बच्चों को बाहर भेजना होता है, कभी इंडिया में ही चाहे या फिर कंट्री के बाहर भेजना है, उसकी प्लानिंग कैसे की जाए? और बच्चे का खुद का भी मन होगा कि पर्टिकुलर कोर्स मुझे करना है, लेकिन हाँ कनाडा की यूनिवर्सिटी से करना है, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी से करना है, वहाँ पर प्लानिंग में क्या चीज़ आनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक हायर एजुकेशन का है और आपने अगर पहले से प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रखी है, तो अगर आप बाहर भेजते हो तो वहाँ की कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम बढ़ जाती है आपकी। लेकिन मैं आपको उस टाइम पे एडवाइस करूँगा कि बच्चे को एजुकेशन लोन के प्रोवाइड कराएं, सो डैट कि जब वो आगे फ्यूचर में अर्निंग करना शुरू करेगा तो वो अपने लोन्स खुद चुकाएगा। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, अपने जो सेविंग होती है उनको हम तोड़ के बच्चों के एजुकेशन में डाल देते हैं, जो कि मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता आपको, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी बाकी सारी प्लानिंग बिगड़ जाती है, जैसे रिटायरमेंट की हुई या हाउस परचेज़ की। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा, मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने क्लास 11th में आके मेरे को कहा कि मेरे को बच्चे को मेडिकल करवाना है और उसके लिए उनको फ़ंड की रिक्वायरमेंट थी, एंड एट द सेम टाइम वो लोन लेना भी नहीं चाह रहे थे। तो उस केस में हमें उनका हाउस परचेज का जो गोल था उसको हमें पोस्टपोन करना पड़ा, और हाउस परचेज का जो अमाउंट था उसको ये एजुकेशन में दिया, जो कि वैसे एक अच्छी प्लानिंग नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताऊँ कि हम जब फ्लाइट में आप सफ़र करते हो तो वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो तो सबसे पहले अपना ऑक्सीजन लगाइए, फिर अपने बच्चे का लगाइए। सो यहाँ पे हम ये गलती कर जाते हैं कि अपनी हाउस परचेज़ की या अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग हमको ख़राब करके बच्चे की एजुकेशन पे जाएं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है। हमें ये लगता है कि बच्चों को हम एजुकेशन देना ही है, चाहे किसी भी कीमत पे। बट एज एन फाइनेंशियल प्लानर मैं आपको सदा एडवाइस करूँगा, आप शुरू से थोड़ी प्लानिंग कीजिए। अगर नहीं किया है तो एजुकेशन लोन का सहारा लीजिए, अपनी सेविंग, अपनी रिटायरमेंट, अपने PF के फंड्स को मत तोड़िए अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए। गोल्डन टिप्स आप बता रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कि अपने जो आपने प्लानिंग की है अपने लिए, उसको कुछ भी डिस्टर्ब करके आप अपने बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लेकिन कुछ ऑल्टरेशन की जा सकती है क्या? क्योंकि कहा जाता है ना, देर आए पर दुरुस्त आए। कई लोग ऐसे होंगे जो कि अब शायद शुरुआत करें बच्चे के एजुकेशन प्लान की, अब मानिए 18 साल पूरे हो चुके हैं, अब आगे बढ़ना है, तो वो अपने पोर्टफोलियो में कैसा बदलाव कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, उस केस में मैं आपको ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस को रिवर्क करना होगा। आप अपनी ड्राइंग शीट लीजिए और सारे एक्सपेंसेस को नोट डाउन कीजिए, कहाँ कहाँ आप कट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप 200 रुपये भी अगर वीक में बचाते हैं, 200 से 250 रुपये भी, तो ये भी आपको आगे जाके करोड़ों में फ़ायदा दे सकता है। अगर आपका बच्चा 12-15 साल का, 18 साल का भी हो गया है, तो आप लगभग 40 साल की एज पे होंगे, 40 से 45 के बीच में। आपके पास अपनी रिटायरमेंट के लिए भी 15 साल बचते हैं। सो बहुत, जब हर तरफ से अगर हमारे को नहीं दिखता कि अमाउंट कैसे किया जाए, तो हम अपने खर्चों को रिवर्क करें, खर्चे में से कटौती करें और फिर बच्चों के एजुकेशन के दें। इससे और एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों को भी थोड़ा ये सिखाएं कि जब वो MBA करने जाते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में नॉर्मली होता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। सो बच्चों को एडवाइस कीजिए कि वो पार्ट टाइम जॉब करके कुछ कंट्रीब्यूट करे अपने एजुकेशन लोन की EMI पे, या और अगर आप किसी और लोन लेके आपने उसको पढ़ाने के लिए भेजा है तो वो आपको वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। इससे 2 फ़ायदे होंगे, बच्चों का एक जॉब एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एंड साथ में साथ आपका फाइनेंशियल जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सुशील, हमने तो ये जाना कि किस तरह रणनीति आप बना सकते हैं बच्चे की पढ़ाई की अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग एजेस में ऑफ लाइफ। क्या क्या करें ये तो बताया, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए? कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स है जो चाइल्ड एजुकेशन जब आप प्लानिंग करते हैं उसकी पढ़ाई की, लोग कर लेते हैं जिनको नहीं करना चाहिए? जैसे कि मैंने बीच में बताया भी, मैं आपको पॉइंट दोबारा से रिपीट भी कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स। एक तो आप जब भी बच्चों की प्लानिंग के लिए एक इंश्योरेंस कवर जो भी लेते हैं, ज़्यादातर कहते हैं कि बच्चों के लिए लीजिए, उसमें सदा लाइफ कवर अपनी लीजिए और वेबर ऑफ प्रीमियम के साथ वो लीजिए। ये नहीं कि बच्चे के नाम पे लिया और उसमें वेबर ऑफ प्रीमियम नहीं है। दूसरी चीज़, आपको अपनी विल तैयार कर लेनी चाहिए, उसमें क्लियर कट आपको लिखना चाहिए कि ये अमाउंट जो आएगा वो मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए ही जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो सिक्योर हो जाएगा लोन आपका, और उसमें फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी बच्चों के लिए। तीसरी चीज़, जब भी आप करें एसेट एलोकेशन की थ्योरी सदा फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम इक्विटी में ही जा रहे हैं, थोड़ा पार्ट डेट में रखिए, बैलेंस बनाइए। इनिशियली इक्विटी पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, डेट कम होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे करके आपको डेट पार्ट बढ़ा के इक्विटी में कम करना है आपको। चौथी चीज़, जितनी जल्दी आप शुरू करें उतना बेहतर है,
क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आज 1000 रुपये में सेव करके मेरे को क्या मिलने वाला है, मैं बाद में जाके 10,000 रुपये महीना कर लूँगा जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, हम आपको एडवाइस करेंगे कि बाद के 10,000 रुपये आपको इतनी रिटर्न नहीं जनरेट करके दे सकते जितनी आज के 1000 करके देंगे, क्योंकि टाइम में जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इम्पैक्ट आता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इसमें लगभग आपको 30 से 40% का फर्क आ जाए। थैंक यू सो मच सुशील जैन हमारे साथ गोल्डन टिप्स ऑफ चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग शेयर करने के लिए। आई एम श्योर कई दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल ये एपिसोड आज का साबित हुआ होगा। और फिलहाल मनी गुरु में आज के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी 6:30 बजे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए जी।